अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की जा रही है। खास तौर पर मुस्लिम लीग नून और MKM के मिलकर इंतखाब लड़ने के ऐलान के बाद इस लफ्जी गोलाबारी में मजीद इजाफा हो गया है। कभी नाम लेकर और कभी इशारतन तनकीद की जा रही है। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हर इलेक्शन में किंग्स पार्टीज किसी न किसी सूरत में वापस आ जाती हैं। एक मखसूस पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि MKM और नून लीग के इत्तेहाद का फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है वो हमें नुकसान कम और फायदा ज्यादा देगा। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। इससे पहले आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी जब निगरान हुकूमत नून लीग की होगी। अगर किसी को जोर जबरदस्ती इक्तदार में बिठाया गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। जोर जबरदस्ती वाली हुकूमत नहीं चलेगी। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि मोटरवे के अलावा उन्होंने किया क्या। उनका यह भी कहना था कि जेल ना जाने से नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ है, बड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की वजह क्या है, मुस्लिम लीग नून इन मामलात को किस तरह से देखती है और इन दोनों पार्टियों के माबैन मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस वक्त इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब, पीपल्स पार्टी बड़े सख्त बयानात दे रही है, जो है वो आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू की, मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया। मुस्लिम लीग नून तो ये कहती है कि ये इंतखाबी बातें हैं, तो लग ऐसे रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी ने ही आपके खिलाफ इंतखाब लड़ना है और आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतखाब नहीं लड़ना। ये अगरचे जो पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू है उसकी बेहतर वजाहत तो वही दे सकते हैं, लेकिन उसकी वजह जो हमें समझ आ रही है वो यही है कि सिंध में एक जो कोशिश पहले हमने MQM के जरिए की है कि उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, और अब जो हमारे नए सदर हैं बशीर मेमन साहब, वो मुख्तलिफ जमातों से राब्ते कर रहे हैं, चाहे वो GDA हो, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, कि इस दफा सिंध में भी मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ अपने साथियों के साथ मिलकर भरपूर इलेक्शन लड़े। तो पीपल्स पार्टी जो 15 साल से सिंध में इक़्तिदार में है, तो अगर किसी को प्लेइंग फील्ड लेवल या जो भी मिला है उससे ज्यादा तो 15 साल से ज्यादा नहीं हो सकता कि एक ही जमात एक सूबे में हुकूमत कर रही हो। तो उनको शायद सिंध में जो चैलेंज आ रहा है उसकी वजह से हम ऐसे बयानात देख रहे हैं। लेकिन जैसे अब अगर पंजाब में तशरीफ लाए हैं, पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे खिलाफ लड़ेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो जरदारी साहब ने ही बड़ी अच्छी बात उस दिन कहा कि जमहूरी मुकाबला होना चाहिए, तो जमहूरी मुकाबला होगा, सिंध में भी होगा और पंजाब में भी होगा। सिर्फ पंजाब में नहीं होगा, सिंध में भी होगा, और यही वजह है कि शायद इस तरह के बयान आ रहे हैं। अच्छा, मगर इस पे खुर्रम दस्तगीर साहब, जो बशीर मेमन के हवाले से एतराजात किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने केसेस बनाए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर और मुस्लिम लीग नून ने उन्हें सिंध का सदर बना दिया, तो आपके ख्याल में इन एतराजात पे कह लें या ये जो तनकीद है इसका जवाज है? जी, मेरी नजर में तो नहीं है। उनको अब रिटायर हुए कुछ अरसा हो गया है और जो आईनी मुद्दत है वो भी अब क्रॉस हो चुकी है। उनका हक है कि वो सियासत में हिस्सा लें, और अगर उन्होंने अपने आप को पेश किया है और मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त भी सिंध में एक चैलेंज का सामना है, ये कोई आसान नहीं होगा। तो अगर एक ऐसा शख्स है जो अपनी तवानाइयां इस पर सर्फ करने के लिए तैयार है और बेहतर तरीके से एक राबता साजी कर सकते हैं, सिर्फ राबता नहीं, राबतों को बनाना पड़ता है, वो कर सकते हैं, तो इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन मैं इसी पर हैरान हूं कि कोई भी जमात अपने किसी भी पाकिस्तानी शहरी को किसी सूबे में अपने लिए मुकर्रर कर सकती है।
उसमें किसी दूसरी जमात का एतराज मेरे लिए तो मुझे समझ नहीं आया कि इसमें क्या मंतक है, क्योंकि हमें तो सब ने मिलकर वो एक जमहूरी मुकाबला करना है इंशाल्लाह 8 फरवरी को। और अगर हम भी ये एतराज करना शुरू कर देंगे कि आपने यहाँ किसी शख्स को टिकट क्यों दिया, ये तो हमारा मुखालिफ था, या उस शख्स को ओहदा क्यों दिया, वो तो हमारा मुखालिफ था, तो इस तरह तो ये फिर जो असल डिस्कोर्स है वो यही है कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध में जो जी जी अच्छा, मेरा ख्याल है खुर्रम साहब से कुछ राब्ता करते हैं। जो बात हो रही थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तनकीद मुस्लिम लीग नून के ऊपर, और ये तनकीद का एक सिलसिला है जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से किया जा रहा है और ये कुछ अरसे से जारी है। मुस्लिम लीग नून का उस हवाले से कहना है कि ये इंतखाबी बातें हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इशारतन और कभी खुलकर मुस्लिम लीग नून का नाम लेकर तनकीद करे। खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू हो रही थी, मुझे बताइए आज उन्होंने किंग्स पार्टी का हवाला दिया, तो क्या 2023 के इंतखाबात में कोई किंग्स पार्टी भी है या आप तो नहीं लगा लें कि अगर तहरीके इंसाफ के को लोगों ने छोड़ा है तो उसकी बेनिफिशियरी यानी उसका फायदा मुस्लिम लीग नून ने नहीं उठाया, वो हम में आके ज्वाइन नहीं किए, तो लिहाजा जिस जमात में वो जा रहे हैं सवाल उनसे होना चाहिए। हम तो बेनिफिशियरी नहीं है पीटीआई के ब्रेकअप के, हम तो अपने 2018 में भी पाकिस्तान के 1 करोड़ 28 लाख लोगों ने, शहरियों ने हमें वोट दिया था, हम उस वक्त भी सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात थे और उसी की वही एक बेसिस है जिस पर हम खड़े हैं, लिहाजा हम तो अपने लोगों के साथ ही चल रहे हैं, हमने तो किसी और पार्टी के लोग मुस्तार नहीं लिए। लेकिन वो कुछ ऐसे तासुर बनाया जा रहा है, दिया जा रहा है, मिसाल के तौर पर एमकेएम के हवाले से बात होती है, वो हवाओं का रुख बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, फिर मुस्लिम लीग नून के बाप पार्टी के साथ राब्तों के हवाले से भी कुछ इत्तलात हैं, तो क्या ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि कोई मैदान सज रहा है या मैदान बनाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए, क्या ये तासुर दुरुस्त है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो जहां तक तो मुख्तलिफ जमातों से बात करनी है, उनके साथ डायलॉग करना है, वो तो एक जमहूरी सियासत का हिस्सा है, हमारा हक है। असल जो सवाल है वो ये है कि हमारा मुतालबा नहीं है ना इलेक्शन कमीशन से, ना किसी हुकूमत से, ना किसी मुक्तदरा से, कि जिस तरह डस्का में हुआ था कि हमारे लिए प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए जाएं। हमारा मुतालबा नहीं है कि हमारे लिए सड़कों पे गोलियां चलाई जाएं और वोटरों को हरासा किया जाए। हमारा मुतालबा नहीं है कि हमारे लिए किसी जमात को तोड़ा जाए, उनको हम में शामिल कराया जाए। जिस तरह आपको अगर याद होगा कि पहले मुस्लिम लीग नून से एक जनूबी पंजाब इत्तेहाद बनाया गया, फिर उसको पीटीआई में जम करवाया गया था। हमारा ऐसा कोई मुतालबा नहीं है, और हमारा ना ही कोई मुतालबा है कि इलेक्शन के दिन आरटीएस जो है वो बिठाकर हमें एक्स्ट्रा सीटें दी जाएं। हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि इलेक्शन के बाद, ना इंशाल्लाह ना होगा कि इलेक्शन के बाद जो है कोई जहाज भर भर के हमारे लिए लाए जाएं और हमारे जबरदस्ती की हुकूमतें बनाई जाएं। मैंने कहा हमने बदतरीन हालात में भी अपनी जो जमहूरी जदोजहद थी वो की है। पाकिस्तान के अवाम ने बदतरीन हालात में भी 1 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानियों ने हमें सपोर्ट किया है। और जी राइट, मेरा ख्याल है खुर्रम साहब से जो है वो राब्ता जो है वो हमारा मुनक़ता हो गया है। बहुत शुक्रिया, खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसलसल जो बयानात आ रहे हैं उन पर क्या है। अभी एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंसेस सुनने वाली जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत 2 जजेस जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज उठा दिया है। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से एतराजात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराए गए हैं। उन्होंने
मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि शफाफ ट्रायल जज का हक है, इसलिए मुझे जुडिशल काउंसिल का जारी करदा शो कॉज नोटिस बुनियादी हकूक के मुनाफी है। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की प्रेस रिलीज मेरी राय के बगैर जारी करने से मेरे बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं। जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई कर सकती है जब मुत्तफ़िका फैसला हो। जुडिशल काउंसिल अक्सरियती फैसले के जरिए किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक मसूद काउंसिल के रूल्स को गैर आईनी करार देने की राय भी दे चुके हैं। मेरे ऊपर लगाए गए इल्जामात की तस्दीक के बगैर मुझे शो कॉज नोटिस भेजा गया। 3 अप्रैल 2023 को जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिखकर मेरे खिलाफ कार्रवाई चलाने की बात की। शिकायत में मुझ पर मुबैना ऑडियो का हवाला दिया गया, लेकिन मुबैना ऑडियो की कभी तस्दीक नहीं कराई गई। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। मुझे मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए और मेरे खिलाफ जुडिशल काउंसिल में भेजी गई शिकायत सियासी मकासद के तहत है। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं। जिन ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया गया वही मेरे खिलाफ शिकायत का भी हिस्सा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जारी इजहार वजू का नोटिस भी जानिबदार है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस कार्रवाई को किस तरह से आगे बढ़ाएगी, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का जवाब, मजीद इसमें क्या कहा गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हसनात मलिक साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हसनात, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हसनात, ये जो जवाब आज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की तरफ से जमा करवाया गया, इसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आगे क्या कार्रवाई करेगी, इस जवाब की क्या हैसियत होगी? देखिए जी, ये जो है वो इब्तदाई जवाब है, ये फाइनल जवाब नहीं है जस्टिस नकवी साहब की तरफ से। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको देखेगी, इसमें इतराज़ात हैं 3 मेंबरान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनको जस्टिस नकवी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रिक्यूज़ कर जाएं, यानी इस मेरे मैटर में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा ना हो। इसके अलावा वो प्रोसीजर पे इतराज़ कर रहे हैं कि प्रोसीजर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमेशा यूनानिमस डिसीजन लेती है, आपने मेरे खिलाफ मेजॉरिटी का फैसला करके मुझे शोकॉज जारी किया, तो ये ठीक नहीं। इसके अलावा वो कुछ रिकॉर्ड मांग रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं दिया गया। ये अब इस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिसाइड करना है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग होगी, वो अगर डिसाइड इनके खिलाफ करती है तो फिर जैसे मज़ाहिर का मामला आगे जाएगा, वो मे बी उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो फाइनल रिप्लाई जो मेरिट पे है उस पे जवाब दें। ये भी हो सकता है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लें और वो यही सवालात उठाएं। अभी तक जस्टिस मज़ाहिर जो है वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को निशाना बना रहे हैं। एक फिक्रा उन्होंने लिखा कि मेरे खिलाफ जो कंप्लेन आई वो पोलिटिकल मोटिवेटेड है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे हैं पोलिटिकल मोटिवेटेड। तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग होगी और वो इनके इस जवाब को कंसिडर करके उस पर जवाब आर्डर करेगी। अगर आर्डर करती है कि नहीं, अगर हम फर्दर प्रोसीड करना है, जिसके चांसेस हैं कि वो फर्दर और इतराज़ात रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फिर तो यही है कि जैसे नकवी साहब को या तो मेरिट पे जवाब देना होगा कि जो उन पे इल्ज़ामात हैं उनका, या फिर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज कर दें कि जी ये उसके मुख्तलिफ ग्राउंड हो सकते हैं, बायस का भी हो सकता है और बदनीति जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी वो एट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसी तरह और भी पोलिटिकल जो वो कहते हैं पोलिटिकल मोटिवेटेड, तो कहीं और भी वो कर सकते हैं। ठीक, तो देखना होगा कि अब उनकी क्या स्ट्रेटजी है। राइट, लेकिन हसनात इसमें एक चीज हमें लगेगा कि हमने आम केसेस में तो सुना है जजेस के हवाले से जो एतराज़ात होते हैं उस पर वो खुद ही फैसला करते हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर किसी जज के हवाले से या किसी रुकन के हवाले से एतराज उठे तो फिर उसका तरीकाकार क्या होगा, और फिर यह भी कि क्या कोई इसका लीगल प्रेसिडेंट है इससे पहले? जी बिल्कुल है। यही जस्टिस मज़ाहिर जब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे तो इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, तो इन्होंने जस्टिस आसिफ सईद खोसा पे एतराज़ उठाया था और फिर उनके एतराज़ के बाद
जस्टिस आसिफ सईद कोसा रिक्यूज कर गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट के अगले जो सीनियर मोस्ट जज थे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा थे, और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इनके खिलाफ कार्रवाई ख़त्म कर दी थी। इसके अलावा और भी कई ऐसी हैं मिसालें, जस्टिस काजी फाइसा ने भी बायस का जो है वो एट्रीब्यूट किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चैलेंज किया था कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैसे बायस है उनके हवाले से, क्योंकि उन्होंने इस हवाले से आर्गू नहीं पहले राउंड में नहीं किया और उस पर जजमेंट भी नहीं आया। ज़्यादा जजमेंट यही आया कि हुकूमत का जो रेफरेंस था वो बदनीति पे मबनी था और उसी पे उनका रेफरेंस क्वाश हो गया और उनको रिलीफ मिल गया था। तो ये ऐसी कई मिसालें हैं। अब देखना होगा कि जब ये इल्ज़ाम किसी जज पे होता है कि आप बायस हैं, तो उस जज ने खुद ही डिसाइड करना होता है कि क्या वो बायस हैं या नहीं। अब अगर जजेस जस्टिस मज़ाहिर के इल्ज़ाम को रद्द करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी कानून तो इस वक्त तक यही है कि जज खुद डिसाइड करता है कि वो इस मैटर किसी मैटर में वो बैठे या ना बैठे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर उनके मामले को जो है वो सस्टेन रखती है तो फिर बाउंड होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे, फिर नई कंपोजिशन होगी। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इस किस्म के इतराज़ात पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती। जब किसी जज पे इल्ज़ाम हो तो यही होता है कि वो खुद ही जज उसके सामने प्लेस करें और वो खुद ही डिसाइड करें। अच्छा, और हसनात, वो जो 10 नवंबर तक जवाब देने का उनको कहा गया था, तो अभी उनके एतराज़ात जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हैं, क्या इन्हीं जवाब समझा जाएगा या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहले इन मामलात को देखेगी जो तश्कील के हवाले से एतराज़ात उठाएं और उसके बाद फिर उनके जवाब का मरहला आएगा? बज़ाहिर देखा जाए तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की भी यही जो स्ट्रेटजी है वही जो जस्टिस काजी फाइसा की थी। उन्होंने भी इसी तरह पहले ऑब्जेक्शन रेज किए थे। फिर जब वहाँ उनको उनके ऑब्जेक्शन को सस्टेन नहीं रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मामले को चैलेंज किया था। तो ये भी उसी तरह चल रहे हैं। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सरदार तारिक जो मौजूदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने मार्च में रिटायर होना है, तो ये भी बड़ा मैटर होता है कि जब वो रिटायर होंगे तो फिर कोई और मेंबर आएंगे, फिर समर वेकेशन हो जाएंगी, फिर जैसे काजी फैसल रिटायर हो जाएंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लीगल स्ट्रेटजी में ये ज़ेर गौर आती हैं और इन पे इसी तरह लीगल स्ट्रेटजी बनती है और हर केस में। तो इन चीज़ों को, इन अवामिल को भी रूल आउट नहीं किया जाता। ठीक है हसनात मलिक, बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर बात कर रहे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और आज जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी की तरफ से एतराज़ात उठाए गए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील के हवाले से। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। वेलकम बैक। IMF के साथ पाकिस्तान की मुआशी टीम के मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि इस दौरान IMF के मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। आज IMF ने पाकिस्तान से दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस के खिलाफ सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। साथ ही IMF ने मशकूक ट्रांजैक्शंस पर सजाएं मजीद सख्त करने की तजवीज़ भी दी है। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक FPR, स्टेट बैंक और IMF के दरमियान रवा माली साल के आइंदा 8 माह में टैक्स वसूली प्लान, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर मुज़ाकरात भी जारी, जिनमें FPR ने हर सेक्टर से सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स और एक्साइज की मुकम्मल तफसीलात फराहम कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक FPR ने IMF को रवा माली साल के टैक्स अहदाफ हासिल करने की यकीन दहानी भी करवाई है, जबकि निगरान हुकूमत ने प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की भी यकीन दहानी कराई है। अब IMF ने तजवीज़ दी है कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासर को तोड़ा जाए और टैक्स चोरी को रोका जाए। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए FPR की इस्तादाद बढ़ाई जाए, इन्फोर्समेंट को सख्त किया जाए। आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए मजीद सख्त सजाएं फाइनेंस बिल में मंजूर कराई जाए। इससे पहले IMF ने रियल एस्टेट पर टैक्स के सख्ती के साथ निफाज, ट्यूबल सारफीन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने समेत पाकिस्तान से आइंदा 10 माह का टैक्स प्लान भी तलब कर लिया था। IMF ने सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब की थी। गुज़िश्ता रोज निगरान वजीर खजाना ने कहा था कि IMF से मुआहदे का टाइम फ्रेम या हुजम बढ़ाने की दरख्वास्त नहीं करेंगे। IMF के मुतालबात और मुल्क की मुआशी की सूरत हाल के हवाले से इस प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। इस सेगमेंट में SN मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, कारोबार भी करते हैं, टैक्स के मामलात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत, वो भी हमारे साथ
प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज डॉक्टर साहब आपसे करना चाहता हूं। निगरान हुकूमत का जो मैंडेट है डॉक्टर साहब, इस वक्त निगरान हुकूमत मजीद टैक्सेस लगा सकती है या ऑर्डिनेंस के जरिए कोई ऐसे मैयर्स इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं जहां से ये टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बढ़ा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो रहमान बात बड़ी क्लियर है कि मैंने हमेशा आपके साथ कहा है कि IMF से कोई इनहराफ नहीं है, IMF से कोई हमें राह फरार नहीं है, इसलिए कि हमने जो इस वक्त फॉरेन फाइनेंसिंग जमा करनी है, जो हमें फाइनेंसिंग की जरूरत है, जिसको ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कहते हैं, उसके लिए हमें IMF के साथ रहना है। ऑन द लोकल फ्रंट अगर आप देखें तो जो 9400 का टारगेट है FPR का, वो लाइकली है कि हम मीट कर जाते, पर इस वक्त जो इशू आ रहा है वो ये है कि जो इंपोर्ट का हदफ IMF ने रखा है वो 65 अरब डॉलर का है। ऐसा लग रहा है पहले 4-5 माह की परफॉर्मेंस से कि ये हदफ पूरा नहीं होगा। अगर वो हदफ इतना नहीं होता और इंपोर्ट्स कम रहती हैं तो FPR की जो कलेक्शन है वो कम हो सकती है। ये तो एक बात है। पर दूसरी बात यह है कि रिटेल सेक्टर, पाकिस्तान का रिटेल एंड होलसेल सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है, बट स्टिल पोल्ट्री अमाउंट आता है उसमें, पाकिस्तान की इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब पाकिस्तान के अंडर टैक्स्ड एरियाज है। ये तो पाकिस्तान के सब पॉलिसी मेकर्स खुद कहते हैं कि इनको लाना चाहिए टैक्स नेट में। आई थिंक रिटेल पे इनकम बढ़ाने की बात हो रही है। रिटेल पे इनकम बढ़ाने के लिए आई थिंक ऑर्डिनेंस करना नहीं पड़ेगा। FPR के पास ऐसी शिरकें मौजूद हैं जिसको यूज करते हुए शायद फाइनेंस मिनिस्टर की अथॉरिटी ही यूज हो सकती है। और एक इनकम जैसे आपको याद होगा कि 2022 में 3000 के करीब लगा था और फिर वापस ले लिया गया था। सो आई थिंक दैट्स वेयर वी स्टैंड। राइट। एहसन मलिक साहब, मजीद टैक्सेस की गुंजाइश है? कारोबारी तबका इस मामले को किस तरह से देखता है, खासतौर पर अगर हम रियल एस्टेट और ये बाकी सेक्टर्स जिनकी बात हो रही है उनको देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, पहले मैं खाकान साहब ने जो बातचीत की उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि IMF की टीम आई हुई है और होपफुली 15 नवंबर को वापस जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक जो वो रिव्यू में जा रहे थे तमाम चीज़ें पॉजिटिव इस सेंस में हैं कि जो टारगेट थे वो अचीव कर लिए, और जो फाइनेंस डिवीजन ने अपने एक्सपेंडिचर कट करने थे वो भी कट करके उनको पुटअप कर दिए। मीडिया में ये जितनी खबरें चल रही हैं कि रिटेलर्स, रियल्टर्स एंड एग्रीकल्चर को टैक्स करना है, ये IMF की डिमांड नहीं है। मेरी एक दो जगह पे बात हुई। ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर की कोशिश है कि इनको टैक्स नेट में लाया जाए। और अब जो रियल एस्टेट की बात हो रही है, उस रियल एस्टेट सेक्टर की बात हो रही है जिनकी FBR वैल्यूएशन टेबल नहीं अवेलेबल, जिनके DC रेट्स अवेलेबल नहीं है, जो टैक्स में नहीं है। रिटेलर्स की जो फिक्स टैक्स की बात हो रही थी उसको IMF ने मुस्तरद किया। उन्होंने कहा जिसका जो बनता है उसको वो पे करना चाहिए। बट अभी तक जो सिनेरियो सामने है उसमें 15 को IMF का डेलीगेशन वापस जा रहा है और उसके बाद MEFP साइन हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, और उसके बाद आपको 700 मिलियन की आपकी जो सेकंड ट्रांच है वो आपको मिल जाएगी। तो अपेरेंटली चीजें बड़े पॉजिटिव वे में जा रही हैं। और अगर आप देखें इन्हीं सिम्टम्स को देखते हुए इस वक्त आज भी हमारी स्टॉक मार्केट को 1130 पॉइंट प्लस थी और 55,000 का इंडेक्स टच कर रही है। तो ये ऐसे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जो मुल्क को थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, ये IMF ने बड़ा जोर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के हवाले से। पाकिस्तान पहले ही FATF के सिलसिले में हमने बहुत सारे इकदाम उठाए हैं, अपने बैंकिंग चैनल्स को हमने कुछ थोड़ा सीधा किया है। अभी आपको इस जोर देने की वजह क्या नजर आती है? आई थिंक रहमान, हमने बहुत काम किया बिकॉज मैं उस काम में इन्वॉल्व था। मुझे याद है हमने 27 पॉइंट्स का FATF का एक मैट्रिक्स कंप्लीट किया, फिर हमें 6-7 पॉइंट्स का एक और मैट्रिक्स मिल गया। हम एक एशिया पैसिफिक ग्रुप की भी मॉनिटरिंग में थे। आई एम नॉट श्योर कि क्या ऐसी चीज उनको दिखाई दी है, कोई ट्रांजैक्शन जिसपे उनका डिस्कम्फर्ट हो। एक इलीगल मार्केट जो क्रिएट हुई थी डॉलराइजेशन की, वो हमने उनके आने से पहले ही खत्म कर दी। और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने उनके साथ बेंचमार्क तय किया था, एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है कि रुपए की कदर जो है ओपन मार्केट में
और जो हमारे इंटर बैंक में वो 1.25% से ज्यादा नहीं होगी। वो जैसे ही हमने इलीगल मार्केट पे एक जिसे आप क्रैकडाउन आम अल्फाज में कहते हैं, मैं कहता हूँ कंप्लायंस इंश्योर किया आपने, और आपने एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा सा रिफॉर्म किया कंपनीज का, तो आपने देखा कि वो कदर वापस आ गई। बट याद रखिए कि वेयर एज वी स्टैंड कॉशियसली कंफर्टेबल ऑन दी IMF फ्रंट विच शुड बी, पाकिस्तान के अहदाफ लाइकली हैं कि हम विद इन द बॉल पार्क हैं, बट कुछ एडजस्टमेंट जो है वो आपको दिखाई देंगी। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि जब एडजस्टमेंट्स आती हैं तो लोग कहते हैं देखें जी कितने नए मुतालबे आ गए, हमने तो सारा पूरा कर दिया था। That's not how the IMF works, because मैंने IMF के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए भी किए हैं, बाहर भी मैं यही चीज करता हूँ। तो एक आपको नए जब क्वार्टरली टारगेट्स आएंगे, नए बेंचमार्क्स आएंगे, नए इंडिकेटिव टारगेट्स आएंगे, नए क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आएंगे। और जैसे अभी कहा जा रहा था, ये बात सही है, हमने देखिए सिर्फ 2.5 अरब की सब्सिडी रिलीज की थी पहले 3 माह में, हमने 40 अरब सिर्फ रिलीज किया था डेवलपमेंट में। सो जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी तो उनको एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ेंगी। कुछ तो हम एडजस्ट करेंगे बैकवर्ड, हम पूरा नहीं खर्च करेंगे, बट कुछ खर्चे जब होंगे तो लेट्स सी कि क्या होता है। हमारा लाइकली है कि यू नो विद सम एडजस्टमेंट्स इंशाल्लाह वी शुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है। एहसन मलिक साहब, ये जो टैक्स चोरी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात इनको कह लें या IMF का जोर है, आपके ख्याल में इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? एनफोर्समेंट के निज़ाम को भी बेहतर बनाने की उन्होंने बात की है। रहमान साहब, मेरी जो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो 2 चीजें मैं समझता हूँ, उसमें सबसे पहली चीज ये है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड हैं हमारे FBR में, रिफॉर्म्स नहीं रिक्वायर्ड, स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड है। सेकंड चीज कंफर्म टेन्योर पोस्टिंग रिक्वायर्ड है। मुझे पता हो कि अगर मैं आज चेयरमैन FBR आया हूं तो मैं 2 साल 3 साल के लिए हूं। ये नहीं है कि मेरे अपॉइंट होने के 1 हफ्ते के बाद खाकान साहब ने अपना CV प्रेजेंट कर दिया है, रहमान साहब ने अपना CV प्रेजेंट कर दिया है, और उसके बाद वो वेट कर रहे हैं कि पॉलिटिकली अगर उनका हाथ पड़ गया तो एहसन फारिग हो जाएगा और रहमान साहब या खाकान साहब चेयरमैन FBR होंगे। और बेसिकली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें अपने अदारों में खत्म करनी है। लेकिन ये क्या निगरान हुकूमत के करने के काम है, या इसके लिए जो है वो तो जाहिर बात है हुकूमत इन प्लेस होनी चाहिए, उसके बाद ही ये स्ट्रक्चरल चेंजेस उसके बाद ही आ सकते हैं। और हमें नहीं याद पड़ता, हर आने वाली हुकूमत एहसन मलिक साहब यही बात करती है कि हम चेंजेस करने आए हैं। नहीं, और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप सिग्नल तोड़ते हैं, उसका लॉ मौजूद है। अगर आप सिग्नल तोड़ेंगे तो आपको पुलिस सार्जेंट चालान करेगा या पकड़ के आपकी गाड़ी बंद करेगा। लॉज वहां पे मौजूद हैं, बट हमारा जो FBR है वो इन्फोर्समेंट में बहुत ही नालायक साबित हुआ है। उसकी वजह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कह लें या आप कैपेसिटी का इशू कह लें। जब तक आप इन दोनों चीजों को इनहेंस नहीं करेंगे, लॉ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अभी रियल एस्टेट की जब बात हो रही थी, आपने जो सेक्टर टैक्स पे कर रहा है उसको इतना हैवी टैक्स नेट में ले आए हैं कि जो बाकी आउटस्कर्ट्स पे हैं उनके लिए ये हेवन बनी। यहां पे तो लग रहा है कि रियल एस्टेट पर टैक्स का उस तरह से नफाज नहीं हो रहा, तभी IMF ने कहा है कि शायद इसके लिए करना, और हुकूमत भी कह रही है कि जनरली मैंने हवाले से अपने स्टाफ में बताया कि IMF की ऐसी कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, जो मैंने वेरीफाई भी किया है कि IMF तो आप ये कह रही है बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो ये चाह रही है। अब उसमें भी प्रॉब्लम ये है, ये जो एग्रीकल्चर है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। राइट। रियल एस्टेट पे ऑलरेडी टैक्स एग्जिस्ट करता है, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में वो टैक्स पे कर रहे हैं। बट सराउंडिंग पे आप जितने डेवलपर्स और बिल्डर्स को देख लें, प्राइवेट सोसाइटीज को देख लें, वहां पे आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाएं, वहां पे कोई टैक्स नेट है ही नहीं है। ठीक है। डॉक्टर खाकान अजीज साहब, एनफोर्समेंट का मसला है, आपको भी लगता है, और IMF अगर ये कहता है कि आप इस पर काम करें और इस पर जोर देता है तो गलत नहीं कहता? देखिए, FBR में को पूरा अगर आपने इसका जायजा लें तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी चाहिए, पॉलिसी रिफॉर्म्स भी चाहिए और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी चाहिए। दैट इज हाउ यू शुड लुक एट इट। अब जब आप इन तीनों चीजों को लेके चलेंगे तो कई एरियाज में आपको पॉलिसी स्ट्रेंथन करनी है। इन्फोर्समेंट इन्हीं 3 चीजों से आएगी। इन्फोर्समेंट की वजह से एक टैक्स गैप है पाकिस्तान में, जिसकी कई स्टडीज इंटरनेशनल एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान पे। इसका मतलब है कि जो टैक्स लागू भी है उस वक्त, उसकी कलेक्शन भी पूरी नहीं हो पाती। यानी कि आसान बात यह कि अगर 9400 अरब इस साल कलेक्ट होता है,
तो एक्चुअल शायद हमारा पोटेंशियल विद इन दी टैक्सेस जो इस वक्त नाफिज हैं वो बहुत ज्यादा है। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये सही बात है कि कैपेसिटी का जो इशू है वो सबसे बड़ा जो आता है वो टेन्योर, अगर आपका परमानेंट हो 3 साल हो 5 साल हो, उसके साथ आप तय करें अपने अहदाफ। आप अपना टैक्स टू जीडीपी देखें तो वो 9% है इस वक्त एफपीआर का। ये कम से कम पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स को देखते हुए 12% के करीब जाना चाहिए। सो ये सारे काम होने वाले हैं 5 साल। राइट, और आपने सही बात की, ठीक है, आने वाली हुकूमत करेगी। जी जी। अच्छा, और डॉलर के हवाले से ये ट्रेंड क्यों है? डॉलर के कुछ अच्छी खबरें आई थी, डॉलर की कदर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कम होना शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद हम फिर एक मरतबा अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं। उसकी वजह आपको क्या समझ आती है? रहमान भाई, हमने 2019 में एक रिफॉर्म किया, क्योंकि उस वक्त भी मैं मौजूद था जब हमने ये रिफॉर्म किया। हमने इसको एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पे ले गए, पर उसमें जब हम ये ले गए तो जो सप्लाई और डिमांड है डॉलर की वो डिटरमिन करती है कि आपकी कीमत पाकिस्तानी करेंसी की क्या रहती है। इन द लॉन्ग रन, ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि ये तो शॉर्ट रन की हो, इन द लॉन्ग रन आपकी पैदावारी सलाहियत डिटरमिन करती है कि आपके रुपए की क्या कीमत है, आप दुनिया को क्या बेच पाते हैं। ये जो शॉर्ट रन मूवमेंट्स हैं ये इसलिए हैं कि पहले सप्लाई बेहतर हुई थी, एक्सपोर्टर्स ने अपनी रिसीट्स जो थी वो इन कैश की, इंपोर्टर्स रुक गए, रेमिटेंसेस आज भी थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, अभी $2.5 अरब की रेमिटेंस आई है। सो ये सारा कुछ जब इलीगल मार्केट को खत्म किया, बहुत सी ओपन मार्केट ने फीड करना शुरू किया इंटरबैंक मार्केट को। बट उसके बाद ऑफ कोर्स इंपोर्ट नीड्स हैं, पुरानी रॉयल्टीज, पुराने डिविडेंड्स की पेमेंट्स की जा रही हैं। 90% तक हमने आई थिंक डिविडेंड्स की पेमेंट्स जो बैकलॉग था उसको क्लियर करने की कोशिश किया। जैसे इकोनॉमी थोड़ी सी पिकअप करती है, आपने लार्ज स्केल में भी देखा, तो इंपोर्ट बढ़ जाती है, उसकी वजह से रुपए की कदर पे थोड़ा सा प्रेशर है। पर दूसरी ये जो बात है विद इन द आईएमएफ फ्रेमवर्क जो मैं रियली देखना चाहता हूं, देखिए हम तो, जो कि मैंने पहले कहा कि ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है ये हमें चाहिए। आईएमएफ तो एक हमारा डॉक्टर है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। आपकी असल बात यह कि आपके जो डेट फ्लोज हैं वो पिछले जुलाई के बाद, जुलाई में बहुत अच्छे आए, अगस्त सितंबर अक्टूबर में वो फ्लोज नहीं आ सके। स्टेट बैंक के ज़खायर आज भी $7.5 अरब पे हैं, जुलाई में 8.7 अरब पे थे। अब हमने आईएमएफ के फ्लोज, वर्ल्ड बैंक के फ्लोज, एडीबी के फ्लोज, जनीवा के फ्लोज, मल्टीलैटरल सारे फ्लोज, फिर आपके जो फ्लोज हैं जो आने हैं कमर्शियल और आपके रोल ओवर्स, ये सारा काम करना है तो आपने $27-28 अरब जमा करना है। आई थिंक दैट इज द क्रक्स। ठीक है, एहसन मलिक साहब, आपने कहा कि बेहतर हो रहे हैं हालात, तो क्या इन्वेस्टर्स के लिए भी हालात बेहतर हो रहे हैं? क्योंकि देखिए असल मसला तो इस मुल्क की कमाई का है। क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान में फिजा बेहतर हो रही है? कुछ इशारे तो हैं, हमारी स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म भी है या नहीं? नहीं, मैं बड़ा होपफुल हूँ रहमान साहब। स्पेशली ये जो SIFC आर्मी चीफ का इनिशिएटिव है, ये एक बहुत पॉजिटिव और एक आसान इकदाम है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे भी खाकान साहब कह रहे हैं, हमारे इन्फ्लोज बेहतर होंगे। गल्फ से, चाइना से, टर्की से जो हमें फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, उससे बेहतरी होगी। मेरी रिक्वेस्ट होगी ओवरसीज पाकिस्तानी से कि दिस इज द आइडियल टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, जैसे आप पास्ट में करते रहे हैं, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और सेकंड चीज ये है कि जो अभी सूरत हाल है, स्पेशली जो बैंक्स के मार्कअप रेट्स हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन में डाला हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 22% पे जा रहे हैं। जिसके पास पैसे हैं वो बैंक की तरफ देख रहा है। जब ये थोड़े से इंटरेस्ट रेट कम होगा तो काफी एवेन्यूज ओपन होंगे। बहुत शुक्रिया। एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर खाकान नजीब हमें जो है वो उन्होंने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजीब साहब आपका भी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ बात होगी गजा की सूरत हाल पे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ सऊदी अरब पहुंच गए, जहां वो मकबूजा फलस्तीन की सूरत हाल पर हंगामी अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस और OIC का जो इजलास हो रहा है उसमें शिरकत करेंगे। आज तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को गजा में अमन के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। पाकिस्तान गजा में फ़लस्तीनियों के कत्ले आम की शदीद मज़म्मत करता है। कुछ उम्मीद पैदा हुई है कि गजा की सूरत हाल में कोई ठहराव आएगा, सीज फायर होगा। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका और इसराइल ने गजा पर हमलों में रोज़ाना
4 घंटे के वक्फे पर इत्तफाक किया था ताकि जो जंगज़दा इलाके हैं वहां से जो लोग वहां पर महसूर हैं उनका महफूज इनखला हो सके। अमरीकी सदारती दफ्तर व्हाइट हाउस के मुताबिक गजा के लोगों को 2 इंसानी राहदारियां ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स जो हैं वो फराहम की जाएंगी और इसराइल ने भी ये यकीन दहानी कराई है कि वक्फे के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान ने कहा कि गजा में ये वक्फे दुरुस्त सिमत की जानिब कदम है और गजा में मजीद इमदादी ट्रक जाने की जरूरत है। तर्जुमान जॉन कर्बी का यह कहना था कि अमरीका इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का हामी नहीं है। रवा हफ्ते एक इंटरव्यू में लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू का यह कहना था कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गजा पट्टी की गैर मुय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। ताहम अब एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इसराइली वजीर आजम ने कहा है कि हम हमास से जंग के बाद गजा पर कब्जे या हुकूमत करने का इरादा नहीं रखते। दूसरी जानिब हमास के जो सरबराह है इस्माइल हानिया वो भी मिस्र पहुंच गए, जहां उन्होंने मिस्री इंटेलिजेंस सर्विसेज के सरबराह मेजर जनरल अब्बास कामिल से मुलाकात की। इस्माइल हानिया के तर्जुमान ने इस बात की तरदीद की है कि इसराइल के साथ जंग बंदी का या कोई और मुआहदा तय पाया है। उनका यह कहना है कि अभी बातचीत जारी है और कोई मुआहदा नहीं हुआ। अगर कोई मुआहदा तय पाएगा तो इसका वाज़ेह तौर पर ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जब ये जंग बंदी की बातें हो रही हैं, इसराइली फौज ने एक बार फिर गजा में अस्पतालों को निशाना बनाया, जो बहुत तशवीश की बात है। वहां पर एक बच्चे समेत 6 अफराद शहीद हो गए। फलस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक इसराइल ने अल-कुद्स अस्पताल के इतराफ में शदीद बमबारी की। अस्पताल में अमला, मरीज और 14,000 से ज्यादा बेघर अफराद जो कि वहां पर पनाह लिए हुए हैं वो भी मौजूद थे। दूसरी जानिब यूएनडीपी ने भी एक रिपोर्ट में कहा है कि गजा में जारी जंग के बायस फलस्तीनी मईशत को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन वहां पर अभी इस वक्त सबसे बड़ा मसला वहां पर यह इंसानी बहरान है, जो कि सीज फायर ना होने की वजह से, इसराइल की बमबारी ना रुकने की वजह से शदीद तर होता जा रहा है। गजा के लोगों को जरूरत है कि उन तक इंसानी इमदाद पहुंचाई जा सके, जो इमदादी सामान है वो उन तक पहुंच सके और जो लोग वहां पर महसूर हैं कम से कम उनको निकलने की वहां से इजाजत दी जाए। ये बमबारी रुकेगी तो तभी इमदादी सामान भी पहुंच सकेगा और ये लोग भी वहां से निकल सकेंगे। इसके लिए मगरबी ममालिक जो हैं उनका किरदार बड़ा अहम है कि वो इसराइल पर अपना दबाव बढ़ाएं, इसराइल को मजबूर करें कि वो इस सीज फायर पर आमादा हो और ये सीज फायर होगा तो तभी इस सूरत हाल में कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।